बजट पेश हो रहा था उस दिन राजस्थान के दौसा के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र के मीन भगवान मंदिर परिसर में किसानों की महापंचायत हो रही थी। मीन शिमला की इस महापंचायत में तय हुआ कि 5 फरवरी को दौसा में एक और महापंचायत होगी। 5000 से अधिक ट्रैक्टर का मार्च निकलेगा। यहां मीणा समाज और दूसरे समाज के कई किसान नेताओं ने मंच से भाषण दिया। यह सर्व समाज की महापंचायत थी। कहा गया कि संशोधन मंजूर नहीं है, कानून की वापसी होगी। अगर कानून खत्म नहीं हुए तो हर घर से एक किसान दिल्ली की सीमा पर जाएगा। यह फैसला लिया गया है कि 7 फरवरी को किसान शाहजहांपुर बॉर्डर जाएंगे। किसानों ने यह कहा कि किसान के जीवन की लड़ाई है और जब तक केंद्र सरकार कृषि बिलों को वापस नहीं लेगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी। दौसा की महापंचायत में महिलाएं भी शामिल हुईं और सभा को संबोधित किया। 3-3 महिला नेताओं ने संबोधित किया। ऐसी महापंचायतों में महिलाओं की भागीदारी की कहानी दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों के बीच महिला किसानों की हिस्सेदारी से शुरू होती है। 3 फरवरी को धौलपुर के मीनेश मंदिर के पास महापंचायत होने वाली है। इसी तरह पश्चिम यूपी में मुजफ्फरनगर की महापंचायत के बाद बागपत और बिजनौर में किसान जमा हुए। इसमें किसान बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने यह महापंचायत बुलाई थी। इसमें नरेश टिकैत और रालोद नेता जयंत चौधरी ने भी हिस्सा लिया। राजनीतिक दलों के नेता जा तो रहे हैं मगर पश्चिम यूपी की महापंचायतों में उन्हें मंच से दूर रखा जा रहा है। किसानों के बीच बैठने को कहा जा रहा है। इस महापंचायत में नरेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने हक मांग लिया तो उन्हें गद्दार कहा जाने लगा। बिजनौर की महापंचायत में भी बड़ी संख्या में महिला किसानों ने हिस्सा लिया। ऐसी महापंचायतों में महिलाओं के आने को लेकर अलग से रेखांकित किया जाना चाहिए। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने बताया कि यह पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। महापंचायत में 1000 के करीब महिलाओं का आना कोई छोटी बात नहीं। यह भी सोचा जाना चाहिए कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे और राजनीतिक संगठन क्या किसी खास वजह से मोटे अक्षरों में लिखा है? क्या जनता का राजनीतिक दलों पर विश्वास नहीं रहा? क्या विपक्षी दलों को जोड़कर आंदोलन करना अब अपराध हो चुका है? इन सवालों के जवाब भी जरूरी हैं। किसानों के हित की कोई बात नहीं है और ऐसे कानून जो किसानों को बर्बाद करने वाले हैं उन पर कोई बात नहीं करोगे। ये सब उनका आक्रोश है। दिल्ली में चारों तरफ को जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहे भाई बॉर्डर पर बैठे उनके समर्थन के लिए आज का है। 14 फरवरी तक राजस्थान, यूपी, हरियाणा के कई जिलों में, कई इलाकों में कई महापंचायतें होने वाली हैं। कई गांवों में छोटी पंचायतें भी हुई हैं। कुछ जगहों पर सर्व समाज की भी पंचायत हुई है। ग्वालियर में भी एक महापंचायत का आयोजन हुआ। यही लियागा, बॉर्डर पे जाओ और कोई सिंधु बॉर्डर पे जाओ, गाजी बॉर्डर पे जाओ, टीकरी बॉर्डर जाओ, चिल्ला बॉर्डर जाओ। किसान स्वतंत्र है, किसी का बंधक नहीं है। ये किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत के किसानों का आंदोलन है। इसमें सभी की आहुति है और सभी का साथ है। किस लिए बुलाई गई थी आज पंचायत? पंचायत इसलिए बुलाई गई थी जो शासन प्रशासन ने धरने के ऊपर बदतमीजी करी बुजुर्गों के साथ। इस विषय में ये बुलाई गई थी। बहुत ही नाजुक समय से ये किसान आज गुजर रहा और सिंधु बॉर्डर पर आदमियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर आदमियों की बहुत जरूरत है, भीड़ की जरूरत है, खाने पीने के सामान की जरूरत है, धन की जरूरत है। मेरा तो आप सभी से अनुरोध है कि गाजीपुर बॉर्डर की तन मन धन से योगदान किया जाए और वहाँ पर गाजीपुर के लिए कूच किया जाए। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में किसानों की महापंचायत बुलाई गई। मोहम्मद गजाली कुरुक्षेत्र की महापंचायत कवर करने गए थे। कुरुक्षेत्र में भी इंटरनेट का हाल बुरा था। मोहम्मद गजाली को भी रिपोर्ट भेजने में काफी दिक्कतें आईं। जब कश्मीर में इंटरनेट बंद हुआ कई महीनों के लिए, तब किसानों ने विरोध नहीं किया। मिडिल क्लास को तो करना भी नहीं था। किसानों के इलाके में इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं तो कश्मीर के लोगों को दिल छोटा नहीं करना चाहिए। उन्हें किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरी बात समझ तो आती ही होगी, इसीलिए सरल हिंदी में बोलता हूं। लेकिन गांव के लोग कोई बात तभी क्यों समझते हैं जब उनके साथ होती है। वैसे इंटरनेट का बंद होना स्कूल कॉलेज का बंद होना है, कश्मीर में भी और हरियाणा में भी। तालाबंदी के कारण ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। इंटरनेट बंद है इसलिए छात्रों का जीवन बंद है, कश्मीर में भी और हरियाणा में भी।
महापंचायत करने का एक ही मकसद था, किसान संगठन को और ज़्यादा मजबूती देना, और जो हमारा आंदोलन वहाँ 2 महीने से चल रहा है उसको हम कैसे मजबूती प्रदान कर सकें, उसको गांव स्तर पर कैसे मजबूत करें, जैसे धनराशि इकट्ठा करके, राशन पहुंचाकर, और छात्रों को और हमने युवाओं को यह संदेश दिया कि वो बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लें। और ये कोई जातिवाद का आंदोलन नहीं है, सिर्फ किसानी आंदोलन है और किसानी आंदोलन को बढ़ावा देना है। किसानों ने फैसला लिया है कि सभी एक साथ दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जो हमारे भाई बैठे हुए हैं उनके पास रोटेशन वाइज हमने कैसे पहुंचना है, उनके पास क्या क्या सुविधाएं हमने पहुंचानी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, वी द फार्मर कम्युनिटी, वी डोंट जस्ट स्पीक द चेंज, वी मेक द चेंज। जब जब सत्ता सोने का ताज पहन इठलाई है, तब तक धरती पुत्रों ने उनका गुरूर तोड़ा है। लोकतंत्र में जनता की लापरवाही उसी पर भारी पड़ती है, इसलिए जनता से उम्मीद की जाती है कि वह चुनाव से पहले और बाद में अपनी ही चुनी हुई सरकार पर नजर रखे। रूस में विपक्ष के एक नेता हैं एलेक्सी नवाल्नी, उनकी रिहाई को मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। 3000 से अधिक लोग गिरफ्तारी दे चुके हैं। भारत में पुलिस के दावे से अलग रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हो रही है। पूछा जाता है कि आज ऐसा क्यों हो रहा है, तो बताया जाता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। ध्यान रखिएगा, पता चला कि कोई पुलिस वाला समाचार पढ़ने आ गया है। वैसे गोदी मीडिया का एंकर पुलिस वाले की ही जुबान में समाचार पढ़ता है। मैं सिर्फ रूस की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की भी कर रहा हूं। बाकी ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक विकलांग महिला ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें स्थानीय पुलिस को अपनी गुमशुदा नाबालिग बच्ची को ढूंढने के लिए 10 से 15 हजार रुपए देने पड़े हैं। वो इसलिए ताकि पुलिस अपनी गाड़ियों में डीजल भरकर उनकी बेटी को ढूंढने जा सके। महिला का दावा है कि बच्ची को उन्हीं के किसी रिश्तेदार ने अगवा किया है। मामले की जांच हुई तो महिला की शिकायत को प्रथम दृष्टया सच पाया गया। कानपुर पुलिस ने ट्वीट किया है कि एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। गुड़िया एक पैर से लाचार हैं, पिछले 1 महीने से बहुत परेशान। उनकी नाबालिग बेटी लापता है, जिसकी तलाश में वो दर बदर भटक रही हैं। ऊपर से स्थानीय पुलिस ने उनका ये संघर्ष बढ़ा दिया। पिछले महीने उन्होंने बेटी की गुमशुदगी की एफआईआर तो दायर करवा दी, लेकिन उनका आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बाद से बेटी को ढूंढने के नाम पर स्थानीय पुलिस गाड़ी में डीजल भरने के लिए उनसे 10 से 15 हजार रुपए वसूल चुकी है। थाने में कहा क्या लेने है, क्या लेने, दूरी से भगा देती। और कभी जाते नहीं ढूंढने? कोई नहीं जाता बाबू। पुलिस वाले कहते डीजल डराओ और तेल डराओ तो तुम्हारी लड़की को ढूंढ करेंगे। डीजल तेल का पैसा मांगा थे, हम 10-15 हजार हमारा खर्चा होगा ढूंढे में, अब हम कहाँ से दें। ये मामला सोमवार को सामने आया जब बैसाखी के सहारे ये महिला जैसे तैसे अपनी शिकायत लेकर कानपुर के एसएसपी दफ्तर पहुंची। स्थानीय पत्रकारों ने उनकी व्यथा सुनी तो मामला मीडिया और सोशल मीडिया में भी उछला। एसएसपी ने फौरन संबंधित पुलिस पोस्ट के इंचार्ज को हटा दिया और मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी। देखिए, इस संबंध में अभी गुड़िया ने कंप्लेंट डीआईजी साहब के समक्ष किया है। इस पे डीआईजी साहब ने त्वरित एक्शन लेते हुए उस दिव्यांग महिला को अपनी स्कॉट की जिप्सी से थाने पर भेजा है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसमें एक अलग से टीम बनाएं और उसकी लड़की की शीघ्र बरामदगी करें, और जो उसके अन्य आरोप है उसके बारे में भी जांच कराई जाएगी। अगर इसमें कोई दोषी है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। गुड़िया के पति पहले ही गुजर चुके हैं, बस थोड़ी सी जमीन है जिसके सहारे रोजी रोटी चलती है, लेकिन इन दिनों बेटी की खोज और पुलिस के बर्ताव ने उनकी जिंदगी में नया तूफान खड़ा कर दिया है। अगर एक आम आदमी के साथ पुलिस थानों में ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये सोचने वाली बात है कि इंसाफ, जस्टिस, किसी भी तरह की उम्मीद करना, ये एक बहुत दुर्लभ चीज़ फिर हो जाती है। आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।